Indian scientists develop 3D paint automatic weather solution station. Indian scientists have achieved a technology milestone by developing indigenously manufactured automatic weather stations. 3D पेंटिंग टेक्नोलॉजी क्या है मैं इसके बारे में बताता हूँ। जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर। आज हम बात करने आए हैं करंट अफेयर सीरीज की और हम लोग डेली करंट अफेयर्स करते हैं। ये जनवरी के करंट अफेयर्स हैं और ये जो करंट अफेयर्स हैं वो साइंस टेक में है। जो साइंस और टेक में नए नए इन्वेंशन हुए हैं उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं वीडियो की। जैसा कि अभी आप फर्स्ट स्क्रीन देख रहे हैं, इंडियन साइंटिस्ट डेवलप 3D पेंट ऑटोमेटिक वेदर सॉल्यूशन स्टेशन. इंडियन साइंटिस्ट्स हैव अचीव अ टेक्नोलॉजी माइलस्टोन बाय डेवलपिंग इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस. 3D पेंटिंग टेक्नोलॉजी ये क्या है मैं इसके बारे में बताता हूं। तो एक AWS यानी कि ऑटोमेटिक मौसम विभाग ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन जो शुरू हुआ है, ये क्या करता है, ये ताजा रिपोर्ट जो आया है उसके अनुसार मैं बता रहा हूं कि ये ऑटोमेटिक वेदर को डिटेक्ट करेगा और 3D पेंटिंग के थ्रू करेगा। इसका पहला बैच फरवरी 2026 से दिल्ली तक तैनात किया जाएगा और ये मिशन 2026 में ये बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसको देखी जा रही है। इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं, जैसे बजट कितना लगा, तो 2000 करोड़ के महत्वाकांक्षी कार्य मिशन में इसको डन किया गया है। इसका नेतृत्व कौन कर रहे हैं? उष्णकटिबंधीय मौसम विभाग, जिसमें IITM पुणे कर रहा है। इसकी तकनीक क्या है? तो इसकी जो तकनीक है ये कैसे काम करेगा, 3D पेंटिंग, जिसमें ASA प्लास्टिक और उच्च शक्ति वाले पॉलीमर का उपयोग किया गया है। इसका लक्ष्य क्या है? तो 2026 में पूरे 3000 से अधिक स्टेशन स्थापित किया गया है और इसकी सटीकता जो है वो AI मशीन्स के थ्रू जो है ये 99% ये पूर्वानुमान कर सकता है कि मौसम किस तरह से होने वाली है, क्या होने वाली है। अब आइए इसका काम क्या है। आप अगर IITM की बात करोगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटलर्जी, ये पुणे के अंदर है और ये जो है हमारे मौसम के बारे में प्रिडिक्ट करता है। और वो कहा जाता है कि 100% मौसम को तो कोई आज तक प्रिडिक्ट नहीं कर पाया है, लेकिन 90% का चांस है कि ये हमारा कर लेगा। पुराने टेक्नोलॉजी के तहत इस बार बहुत कम खर्चों में और हमने ज़्यादा टेक्नोलॉजी जो है वो बना लिया है। ये एक बेहतर संकेत है हमारी भारत के लिए और हम जैसे चल रहे हैं। इसकी कुछ विशेषता क्या है? हाइपर लोकल डेटा, शहरी मौसमी का विज्ञान, लागत प्रभावशीलता, ऊर्जा दक्षता, कनेक्टिविटी, हर तरह से ये हमारा बेहतर होने वाला है। स्टेशन ब्लॉक स्तर पर तापमान, हवा की गर्मी, आर्द्रता, रियल टाइम डेटा देगा। दिल्ली के बाद मुंबई, कोलकाता, चेन्नई से बड़े शहर अगले 6 महीने में इससे विस्तार हो जाएंगे। इसकी प्रभाव क्या है? तो पारंपरिक स्टेशनों की तुलना में ये 50 से 60% कम लागत में है। इसकी दक्षता, ये पूरी तरह से सोलर पैनल पे काम करेगा तो प्रदूषण कम होंगे क्योंकि बिजली कम खर्च होगा और ऑटोमेटिक ये पावर जनरेट करेगा। इसमें हमें इसको रेगुलेट करने में कम से कम खर्च आने वाले हैं। यही कारण है कि इसमें सस्ता पड़ गया है। सोलर में एक बार इन्वेस्ट करो और आप एक लंबे समय तक उससे रिटर्न और सिर्फ रिटर्न प्राप्त कर सकते हो। इसकी डेटा भेजने के लिए गगन और लोरवन जैसे टेक्निक का उपयोग किया जाता है। अब गगन क्या है? तो गगन के बारे में देख लीजिए। GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन होता है जो कि सिग्नल्स भेजने में काम करता है। अगला हमारा जो न्यूज है वो कवच को लेकर के है। कवच 4.0 ये किसके लिए है? तो भारतीय रेलवे ने इसकी शुरुआत करी है और गुजरात के बजवा, जिसको बाडोदरा भी कहते हैं, अहमदा रेलखंड पर ये विकसित किया गया है। इसका नाम रखा गया कवच 4.0। सफलतापूर्वक शुभारंभ कर दिया गया है। गुजरात का पहला ऐसा रेलखंड है जहां कवच की आधुनिक संस्करण पूरी तरह से क्रियाशील हुआ है। ये न केवल रेल घटनाओं को रोकने में बल्कि मील का पत्थर बल्कि भारतीय इंजीनियरिंग की एक शक्ति को भी प्रमाणित करता है कि कवच 4.0 बहुत कारगर है। बात यह है कि अभी ये बहुत दूर तक एक्सपेंड नहीं हुआ है, अभी कम ही दूरी पे है और कवच 4.0 के इंजन में जो है अगर कोई सामने से गाड़ी आ रही है तो वो ऑटोमेटिक जो है वो ब्रेक लगा लेगा। लेकिन ये थोड़ी अभी कम दूरी पर है। धीरे धीरे सरकार जो है इसको एक्सपेंड करने वाला है। जैसे अभी तक में ऐसा है कि 96 किलोमीटर लंबे तक ही लगा हो पाया है। इस परियोजना में 70 स्टेशन को आधुनिक सुरक्षा के लिए लैस किया गया। ये कवच 4.0 से सुसज्जित पहला ट्रेन संकल्प फास्ट पैसेंजर जो है उसके नंबर ये हैं और लोकोमोटिव के साथ संचालक चलाया गया। 96 किलोमीटर में इसमें 23 टावर, 20 कवच भवन और 192 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू इसको स्थापित किया गया है। क्योंकि इसको रेगुलेट करना बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी पूर्ण का काम है, तो अलग अलग नेटवर्क टावर इसमें लगाए जाते हैं ताकि वो डिटेक्ट कर पाए।
अब बस टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और जो रेलवे डिपार्टमेंट है उनको ये काम करना चाहिए कि जो हमारे एलपीज और एलपीज जो होते हैं वो जाके सिग्नल देखते हैं कोहरे के अंदर कि भाई ये ग्रीन है कि रेड है। ऐसा कुछ टेक्निक लगाइए कि ये ऑटोमेटिक पता चल जाए कि जो सामने सिग्नल है वो रेड है कि ग्रीन है। थोड़ी कम विजिबिलिटी हो उसके बाद भी, जैसे कोहरे में लेट होता है ट्रेन कि सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उसको सिग्नल नहीं दिख रहा है कि वो रेड है या ग्रीन है। तो इस टेक्नोलॉजी को अगर सुधार लिया जाए तो शायद हमारी ट्रेनें जो है वो कोहरे में और अधिक, जितनी 12-12 घंटे लेट होती है तो थोड़ी कम हो जाएंगी भाई, 6 घंटे लेट या मतलब थोड़ी और कम टाइम घट जाएगी। अब ये कवच 4.0 जो है वो आखिर ये है क्या भाई? तो ये एक आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जिसमें अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन के द्वारा विकसित किया गया है। इसका संस्करण 4.0 अब तक सबसे उन्नत वर्जन रहा है और इसका व्यापक स्तर जो है वो कार्य करने में सक्षम और इसकी प्रमुख विशेषताएं, इसमें ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम लगा हुआ है। यदि लोको पायलट सिग्नल का उल्लंघन करता है या निर्धारित गति सीमा से अधिक तेज चलता है तो सिस्टम ऑटोमेटिक जो है वो ब्रेक लगा लेगा, ये इसकी खासियत है। इसमें एंटी कॉलिजन है। एंटी कॉलिजन के क्या होता है, यह आमने सामने हेड ऑन और पीछे होने वाली टक्करों से भी रोकने में सक्षम है। इसकी हाई लोकेशन एक्यूरेसी है। पिछले संस्करण की तुलना के 4.0 में ट्रेन की सटीकता, लोकोमोशन ट्रैक करने की क्षमता काफी बेहतर है और ये जटिल यार्डों और स्टेशनों की सुरक्षा को बढ़ा देता है। इसमें बेहतर संचार है, यानी OFC इंटरफेस है। यह स्टेशन के बीच संचार और ऑप्टिकल फाइबर्स का उपयोग करता है, जिससे कि डेटा ट्रांसमिट में अधिक विश्वसनीय होता है। ये हर तरह से इसको अच्छे से डिजाइन किया गया है ताकि कहीं कुछ भी हो जाए, अपने से कोई गलती ना हो, किसी भी प्रकार से सामने वाले में कॉलिजन ना कर जाए, सामने वाले से टक्कर ना हो जाए। ये अगर पूरे भारत में बिछा दिया जाए तो हो सकता है कि हमारे ट्रेन की जो एक्सीडेंट्स की घटनाएं हैं वो बहुत 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 कम हो जाए। इसमें SIL जिसको हम लोग बोलते हैं सेफ्टी इंटीग्रेटेड लेवल 4 यह प्रमाणित है कि सुरक्षा करता है और ये इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। लगभग ये शून्य हो जाता है। मौसम खराब होने में सहायक, घने कोहरे और भारी बारिश के दौरान जब पायलट को सिग्नल स्पष्ट नहीं दिखता है तब यह सिस्टम केबिन के भीतर या डिजिटल डिस्प्ले पर सिग्नल की जानकारी प्रदान करता है। लेकिन अभी तक कितना है, तो मात्र 96 किलोमीटर के अंदर ये बात है। ये पूरी भारत में जब तक एक्सपेंड नहीं होगी तब तक अभी भी हमारे भारत में ट्रेनें लेट होंगी। एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर ने एक IIT ग्लोबल रिसर्च में अच्छा इन्वेंशन किए हैं, आइए उसके बारे में बात करते हैं। IIT मद्रास में IITM ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन का औपचारिक उद्घाटन हुआ है। ये क्या है, तो जयशंकर जी ने हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और IITM ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन यानी कि का औपचारिक उद्घाटन किए हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IITM मद्रास में इन्होंने इन्वेंट किया है और ये जो है IIT की वैश्विक पदचिन्ह को बढ़ावा देने में एक बड़ा कदम है इनका। और ये मुख्य जो उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर शिक्षा, अनुसंधान, उद्यमिता के बीच सहयोग स्थापित करना और यह विदेशों में IIT मद्रास की अनुसंधान परियोजनाओं और शैक्षणिक कार्यक्रम में प्रबंधन में मदद करेगा। यह पहल IIT मद्रास द्वारा तंजानिया के जंजीबार में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोलने के बाद आई है और जो भारत की शिक्षा यानी एजुकेशन डिप्लोमेसी को दर्शाता है और ये काफ़ी बेहतर डिसीजन है। अगर राजस्थान की मैं रीजनल AI इम्पैक्ट समिट 2026 की बात करूं तो इसका न्यूज ये है कि राजस्थान में क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 को हुआ और राजस्थान की जो AI इम्पैक्ट हुआ वो 6 जनवरी 2026 को जयपुर के सीतापुर स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में किया गया। एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में किया गया। ये 2026 में नई दिल्ली में होने वाले इंडिया AI इम्पैक्ट की तैयारी के रूप में आयोजित किया गया था। ये उसके पहले की बात है और इसका जो है वो डिजिटल गवर्नेंस एक बड़े केंद्र के रूप में इसको स्थापित करना था, उस वक्त की बात है। ये सम्मेलन की मुख्य विशेषताएं और घोषणाएं, राजस्थान की कुछ घोषणाएं हैं, कुछ विशेषताएं हैं, उसके बारे में देख लीजिए। राजस्थान की AI एवं ML पॉलिसी क्या कहती है, तो मुख्यमंत्री वहां के भजन लाल शर्मा हैं और उन्होंने AI और ML नीति लॉन्च की। इसका उद्देश्य पारदर्शी, जवाबदेही AI सिस्टम बनाना और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार करना है। युवा स्किल में इन्होंने क्या अनाउंसमेंट किया है, तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, कौन है भाई, तो रेल मंत्री हैं, घोषणा की राजस्थान के 10 लाख युवाओं को AI कौशल और प्रशिक्षण किया जाएगा।
साथ ही 5000 युवा को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। राजस्थान एआई पोर्टल की अगर मैं बात करूं, सम्मेलन के दौरान राज्य में एआई इकोसिस्टम्स का बढ़ावा देना इसका काम है। इन्होंने घोषणा करा कि डेटा सेंटर की स्थापना भी की जाएगी और जयपुर में एक बड़ा डेटा सेंटर स्थापना करने की घोषणा की गई है और ये बुनियादी संरचना को मजबूत करेगा। कुछ प्रमुख भागीदार हैं, कौन कौन रहे हैं भाई? आईआईटी में जोधपुर के नॉलेज पार्टनर के रूप में अपनी भूमिका निभाई और भाई ये सहयोग मिला इससे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। कुछ इस पर फोकस एरियाज हैं और इसमें गवर्नेंस ने फोकस करा है कि डिलीवरी सही से दी जाएगी सार्वजनिक सेवाओं का, नैतिक और जिम्मेदार एआई को डेवलप किया जाएगा जो निजता और प्राइवेसी को बिल्कुल सुरक्षित रखेगा। रोजगार में इन लोगों को और क्या क्या हेल्प मिल सकता है उस पर विचार किया जाएगा। स्टार्टअप इकोसिस्टम्स बनाए जाएंगे और राजस्थान के जो स्टार्टअप हैं उनको निवेश और मेंटरशिप का अवसर प्रदान किया जाएगा। लगभग 200 करोड़ का लक्ष्य है इसके अंदर में। तो भाई गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी बेहतर कर रही है। चलिए अगला की अगर मैं बात करूँगा तो राजस्थान तेलंगाना के मत्स्य पालन क्षेत्र का आधुनिकीकरण। हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री श्री राजीव सिंह, जिसको हम लोग लल्लन सिंह की भी कहते हैं, वो तेलंगाना में स्मार्ट ग्रीन एक्वाकल्चर फार्म अनुसंधान संस्थान तथा आधुनिक सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम्स की उद्घाटन करने जा रहे हैं, उद्घाटन किए हैं। रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम क्या है? तो ये जो है ये एक आधुनिक तकनीक है जिसमें मछली पारंपरिक तालाबों के बजाय टैंकों में पाला जाता है और ये कहाँ से शुरू हुआ है? तेलंगाना में हुआ है, ध्यान रखना है। क्या पता भाई सवाल ये पूछ ही दे। इसकी विशेषताएं क्या क्या है? तो जल पुनर्चक्रण, यानी कि इसमें फिल्टर करके बार बार इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिसमें पानी 99% तक कम हो जाएगी, यानी एक ही पानी को बार बार इस्तेमाल कर सकेंगे। उच्च घनत्व कम जगह में मछली पालन संभव होगा। नियंत्रण वातावरण, इसमें हम पानी का तापमान, ऑक्सीजन, पीएच स्तर कृत्रिम रूप से नियंत्रण कर पाएंगे, जिससे बीमारियों का खतरा बीमारी का खतरा कम हो जाएगा और विकास का दर अधिक हो जाएगा। स्मार्ट ग्रीन एक्वाकल्चर और अनुसंधान का महत्व क्या है? तकनीकी नवाचार भाई, सतत मत्स्य पालन। ग्रीन एक्वाकल्चर का अर्थ है ऐसी खेती जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए और संसाधन में उचित उपयोग करा जा सके। किसान की आय बढ़ने वाली है। भारत में मत्स्य पालन की स्थिति दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक है और दूसरा सबसे बड़ा एक्वाकल्चर उत्पादक। इसमें नीली ब्लू रिवॉल्यूशंस मछली उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारतीय संस्कार एक प्रमुख पहल है। ये बहुत पुरानी बात है, आपने सुनी होगी। मत्स्य पालन क्षेत्र के समग्र विकास हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा की शुरुआत PMMSY 10 सितंबर 2020 को ही शुरू कर दी गई थी। अब मैं इसके आगे पढ़ाऊंगा डस्ट एक्सपेरिमेंट्स। ये क्या होगा ये कल की क्लास में हम लोग देखेंगे। पिछले क्लास में जो मैंने पढ़ाया था उसमें कुछ चीज़ें और बची हुई हैं और ये साइंस एंड टेक शुरू कर दिया मैंने। अब साइंस एंड टेक इसको कंटिन्यू करते हैं, फिर वो जो छुटा हुआ है ना उसको पढ़ेंगे। तब तक आप कंटिन्यू इसको पढ़ते रहिए। मैं बार बार कहता हूँ कि इसको प्रिंट आउट करा के रिवाइज करते रहिए। फिलहाल यहाँ तक आपने इस क्लास को देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो कैसा लगा, इसके अंदर और क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं ये जरूर बताइए और हो सके तो आप अपने मित्र दोस्तों को शेयर करिए जो बीपीएससी की तैयारी अभी हाल फिलहाल में कर रहे हैं। चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। एक बार दोबारा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने यहाँ तक देखा है तो जय हिंद कमेंट में जरूर लिखिए ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप यहाँ तक पहुँचे थे। धन्यवाद।